हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग डीएलएड का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इससे पहले के मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। देखते हैं पहला सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको सदाचार का विलोम बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यदि आप मॉक टेस्ट कॉपी पेन लेके लगाते हैं तो बेहतर है, वैसे कॉपी पेन पे नहीं लगाते हैं तो सिर्फ वीडियो देखते रहिए, देखते देखते भी याद हो जाएगा। देखिए सदाचार का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि दुराचार। ठीक है, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, दुराचार। याद रहेगा, सदाचार का विलोम चुनना है तो दुराचार चुनिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको एक शब्द बताना है। जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। जिसकी बुद्धि कम हो, दोस्तों सबको पता होगा, देखते ही आपको आंसर पता चल रहा होगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि मंद बुद्धि, है ना। जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम क्या कहेंगे, मंद बुद्धि। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलें दोस्तों। तो तीसरा सवाल है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय, पेड़, डैश बंधी है। आपको बताना है कि जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, के, से, पर या फिर में। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि से। ठीक है, तो गाय पेड़ से बंधी है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चले दोस्तों। तो अगला सवाल है आपका 4 नंबर का सवाल। तो पहले सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए पूरा। देखिए दोस्तों, आपका चौथा सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि जो वाक्य दिया गया है इसमें त्रुटि कहाँ पर है। देखिए, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। अच्छा, यहीं पे तो इनकरेक्ट लग रहा है ना, जो सोता है वो खोता है होना चाहिए। दोस्तों आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में गलती है। जो सोता है वह खोता है होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वह खोती है कर दिया है। तो बोल रहा है कि किस में कहाँ किस भाग में त्रुटि है, तो वह खोती है। ये जो भाग आपको दिख रहा है इसी में त्रुटि है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अगले सवाल पे चलें। तो यहाँ पे आपका 5वां सवाल दिख रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताना है आपको मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या हो जाएगा, चापलूसी करना, है ना। मक्खन लगाना चापलूसी करना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चले दोस्तों। देखिए छठा सवाल आपका दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करके बताना है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, यानी शारदा हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शारदा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा इसका जवाब शारदा ही होगा। अगले सवाल पे चले दोस्तों। तो 7वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ सही कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों। तो 8वां सवाल आपका यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है, आपको बताना है कि उपवाक्य है या पदबंध है या समासिक पद है या फिर एक पद है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एक पद है। ठीक है, एक पद है। अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है, एक पद है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये कोई वाक्य नहीं है, या उपवाक्य भी नहीं बोल सकते हैं, पदबंध भी नहीं बोल सकते हैं, या समासिक पद भी इसे नहीं बोल सकते हैं। यह सिर्फ एक पद है, अमनौर से आए हुए मेहमान। अगले सवाल पे चले दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर का सवाल दिख रहा है, स, ई, क, स, आ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसके मेल से कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। देखिए यहाँ पे तालम सो दिया गया है, फिर हर्षिकर है, फिर आधा क दिया, हलंत दे दिया है ना, तो क हो गया, फिर आधा सौ दिया है, उसके बाद यहाँ पे आ दिया है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा याद रखिएगा। अगले सवाल पे चले दोस्तों। तो आपका यहाँ पे 10वां सवाल है। देखिए, प्रति प्लस छवि के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि प्रति और छवि को यदि मिला दें तो इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिच्छवि। ठीक है, प्रतिच्छवि हो जाएगा, प्रतिच्छवि, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चले। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, घने जंगल में क्रेंकार करने की आवाज़ आई।
यह बोली किसकी हो सकती है, यानी कि जो क्रेंकार जो बोली होती है यह किसकी हो सकती है, पपीहा की हो सकती है, मोर की हो सकती है, झिंगुर की हो सकती है या फिर कोयल की हो सकती है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा मोर का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिंकार की जो आवाज़ होती है वो मोर की आवाज़ होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। मोर का आवाज़ कैसा होता है, क्रिंकार। अगला सवाल आपका दिया गया है, अनुस्वार क्या है ये आपको बताना है। अनुनासिक है या निर्नुनासिक है या स्पर्श वर्ण है या महाप्राण है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, अनुस्वार क्या है, एक अनुनासिक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें। 13 नंबर का सवाल देखिए, जो व्याकरण जानता हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। जो व्याकरण जानता हो, दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए यानी कि व्याकरण, ठीक है। व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे हम, व्याकरण कहेंगे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले शब्द पे चलिए, अगले सवाल पे चलिए। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जेठ का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। जेठ जो एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी यानी जेठानी हो जाएगा, है ना। जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, जेठानी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों। 15 नंबर का सवाल देखिए, दिया गया है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए। यह मेरी निजी कलम है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम के बारे में बोल रहा है। आप भला तो जग भला, भगवान हमें अपना लो, अपनों से क्या छिपाना। तो आपको बताने इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, किस वाक्य में हुआ है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है यहाँ पे, यानी कि हम भला है तो दुनिया भली है, हम जब सही नहीं है तो दुनिया के बारे में क्या सोचना। तो यहाँ पे निजवाचक के बारे में निजवाचक सर्वनाम का जो है यूज हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और 16 नंबर का सवाल दिया गया है, आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता क्या है, विशेषण है या फिर अव्यय है या सर्वनाम है या फिर तद्वित तांत शब्द है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। याद रखिएगा तद्वी तांत शब्द हो जाएगा, ठीक है। तद्वी तांत शब्द है मानवता एक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों। 17 नंबर का सवाल आपका दिया गया है, अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा। आपको बताना है कि अमृत धारा जो है उसका समास विग्रह क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि अमृत की धारा, ठीक है। अमृत धारा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, अमृत की धारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 18 नंबर का सवाल, शिल्पगत आधार पर दोह से उल्टा छंद है। शिल्पगत के आधार पर दोह से उल्टा छंद इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए यानी सोरठा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सोरठा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर का सवाल आपको दिख रहा होगा, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहिएगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी यानी कि उसे क्या बोलेंगे, मात्रिक सम छंद उसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मात्रिक सम छंद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं, और यहाँ पे आपको 21 नंबर का सवाल दिख रहा होगा। सवाल है आपका, मुख बाल रवि समलाल, होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अलंकार के कम से कम तो 3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है दोस्तों, तो अलंकार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा उपमा अलंकार इसमें, ठीक है। उपमा अलंकार यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इस बार आपको छंद बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी यानी दोहा छंद इसमें, ठीक है। दोहा छंद। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको एक बार फिर से छंद बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा
रोला छंद इसमें, ठीक है, रोला छंद। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 24 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बिहारी ने, ठीक है, जो बिहारी कवि है उन्होंने क्या किया है, गागर में सागर भरने का काम किया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, और यहाँ पे आपको गद्यांश वाला आ गया, तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं एक बार। लेकिन हम लोगों का जो ट्रिक है क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गद्यांश तो बाद में पढ़ते हैं ना। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। अच्छा देखिए यहीं पे दोस्तों ऊपर वाले गद्यांश में दिया भी नहीं था, यहीं पे देखिए आपको गद्यांश का जो है आंसर जो है सवाल का आंसर मिल जाएगा इसी गद्यांश में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, यहीं पे देखिए इसी वाक्य से आपका आंसर मिल जाएगा, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है ना। तो प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को कहा गया है, तो ऑप्शन देखिए आपका कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए डी में दोस्तों क्या मिल रहा है, सभी धर्म के लोगों को, है ना, सभी धर्म के लोगों को जो क्या कहा गया है, भारत माँ का सपूत कहा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी गद्यांश वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले सवाल पढ़ने का कोशिश कीजिए, गद्यांश बाद में पढ़िएगा क्योंकि वो टाइम ले लेगा, है ना। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तब जाके गद्यांश पढ़ना है। वैसे तो गद्यांश से ही देता है, लेकिन कई बार अलग दे देता है, जैसे कि सपूत का पर्यायवाची शब्द डायरेक्ट पूछ देगा, है ना, सपूत का वर्ड का यूज हुआ था उसमें, सिर्फ सपूत का पर्यायवाची शब्द पूछ देगा, ये भी हो जाता है। जब हमको सपूत का पर्यायवाची शब्द मालूम है तो गद्यांश पढ़ने की क्या जरूरत है, गद्यांश में थोड़ी ना पर्यायवाची शब्द के बारे में दिया है, तो इस टाइप से भी फंसा देता है कभी कभी। इसीलिए आपको बताते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखिए तब गद्यांश पढ़िए। आइए दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। एक अश्व शक्ति समान है यानी किसके बराबर है, ये आपको बताना है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है ना। आप लोग बचपन से रटते आए होंगे, एक अश्व शक्ति कितना होता है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 72 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम गैस होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी का मिश्रण होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों सबको मालूम होगा, राइट आंसर डी लगाइएगा, सभी का, इन सभी का क्या होता है, मिश्रण होता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी का मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैस। ओके चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 73 नंबर का सवाल से पूछा जा रहा है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, या प्रोटॉनों की संख्या समान तथा किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है एक तत्व के समस्थानिक में। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे डी याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 74 नंबर का सवाल से पूछा जा रहा है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर या सभी पर। दोस्तों अपने दिमाग से भी आप आंसर इसका लगा सकते हैं। राइट आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी यानी कि सभी पर, है ना। एक संतुलित आहार निर्भर किस चीज़ पर कर सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के आयु पर भी निर्भर करता है, स्वास्थ्य पर भी उनके निर्भर करता है, उनके व्यवसाय पर भी निर्भर करता है, जिस प्रकार का व्यवसाय होगा, जिस प्रकार की आमदनी होगी, उसी प्रकार का तो संतुलित आहार ले पाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी पर। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 75 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। तो यदि आप हरित क्रांति के बारे में थोड़े से भी जनरल नॉलेज रखते हैं तो आपको इसका जो है आंसर मालूम होगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गेहूँ का, है ना। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का जो उत्पादन बढ़ा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ से आपका 76 नंबर का सवाल देखिए, सवाल है आपसे, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, यानी कि जो गौ वंश है उसकी कितनी नस्लें हैं भारत में, 32 है, 7 है, 25 है या फिर 5 है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, सी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि टोटल 25 नस्ल है गौ वंश की, ठीक है, याद रखिएगा 25। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते दोस्तों, 77 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। खाद्यान्नों का जो भंडारण होता है उसके दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, कीटों द्वारा ग्रसन, वायुमंडलीय दबाव में कमी, या फिर आर्द्रता में कमी, या नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि, ठीक है, नमी की अधिकता और कवक की भी वृद्धि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 78 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है, कितनी होती है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन का ही एक दूसरा रूप है ना। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए जो नमी होता है ना, नमी की अधिकता भी बताए थे ना, तो नमी कितने % के आसपास होती है, ये आपसे पूछा गया है।
दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 14% से कम ही यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा 14% से कम नमी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 79 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब समझ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग, यानी कि उसके पिताजी को हुआ तो उसके बेटे को भी होगा, उससे पहले उसके दादाजी को भी हुआ होगा यह रोग, है ना। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो अनुवांशिक है, मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा या फिर एमीबियोसिस। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा बी, याद रखिएगा, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका 80 नंबर का पूछा जा रहा है आपसे, मैंगनीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किस चीज़ से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, याद रखिएगा, सागर के तल से, ठीक है, सागर के तल से क्या होता है, मैंगनीज नोड्यूल प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे 81 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है, आपको बताना है कि वह कौन सा धातु है इन चारों में से जो मिश्रित धातु है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, पीतल क्या है, एक मिश्रित धातु है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलें, देखिए 82 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है, ये आपको बताना है। अधातु के बारे में पूछा जा रहा है, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर उपलब्ध है, अधातु बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा हमारी भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में है, और सिलिकॉन क्या है, एक अधातु है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए 83 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही फेमस सवाल है, अमोनिया का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, NH3 होता है, ठीक है, NH3 क्या हो जाएगा, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए 84 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, पूछा गया है, ठीक है, संश्लिष्ट रेशा नहीं आपको बताना है, रेयन, नायलॉन, रुई या फिर पॉलीस्टराइन। दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा, रुई, ठीक है, रुई क्या है, संश्लिष्ट रेशा नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों 85 नंबर का सवाल यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका इसका ए करेक्ट होगा, या ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इसका गलनांक सबसे निम्न होता है, यानी कम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन कोई ऐसा दे दे जिसमें कि ऑक्सीजन ना हो, किसी और का हो, है ना, 4 ऑप्शन में किसी ना किसी का तो ऐसा होगा भाई जिसका गलनांक कम होगा, तो इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ पे 86 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किट उपयोगी नहीं है, कौन सा ऐसा किट है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, तो बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सी, घरेलू मक्खी का, है ना, कौन यूज करता है भाई, घरेलू मक्खी का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट, जब रेशम का उत्पादन होता है तो उसमें रेशम कीट का जरूरत होता है, मधुमक्खी का जो भी, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी कीट का भी जरूरत होता है, लेडी बर्ड ब्रीडिंग का भी यूज होता है, लेकिन घरेलू मक्खी का यूज कहीं नहीं होता है। घरेलू मक्खी से लगभग हमारे जीवन में लगभग 30 बीमारियाँ होती है, 30 बीमारियाँ से भी अधिक होती है, जिसमें कैंसर भी शामिल है, तो घरेलू मक्खी का यूज क्यों कोई करेगा, है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, जब हम भी जब इसके बारे में पढ़े थे, घरेलू मक्खी से लगभग 30 बीमारियां होती है, तो हमारा भी जो है ना अजीब लगा कि घरेलू मक्खी से 30 बीमारियां कैसे हो सकती है, और मेरे भाई जब आगे का लाइन पढ़े तो उसमें लिखा था कि इनसे कैंसर भी हो सकता है, सोच सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, विश्राम के समय यानी कि जब वह आराम की अवस्था में होता है, तो आपको बताना है जो मानव हृदय होता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 72 बार, ठीक है, यानी नॉर्मल अवस्था में जब मानव का हृदय रहता है ना तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बहुत ही पुराना सवाल है, फेमस भी है, कई बार पूछा गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट, याद रखिएगा 72, लगभग सबको इसका जवाब पता होगा। चलिए अगले सवाल पे, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक नहीं पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिरोध अलग चीज़ है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर। यदि प्रतिरोध का बोलता तो ओम होता, लेकिन प्रतिरोधकता का पूछ दे तो ओम मीटर लगाना पड़ जाएगा, उसमें मीटर भी लग जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। इसलिए कहते हैं सवाल को पूरा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, एकदम नॉर्मल अवस्था में रख के पढ़िए, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत मिलता है दोस्तों। देखिए अगले सवाल पे आपसे पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक जिप्सम का, दोनों का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा।
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 2 H2O लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो जिप्सम का हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए 90 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा सवाल छोटा कर लेते हैं, आइए। देखिए, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसतन वेग क्या होगा। आपसे औसतन चाल पूछा गया है, फिजिक्स का ये सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड उसका चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट है, याद रखिएगा बी। अगले सवाल पे चलिए, और यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है, सामाजिक अध्ययन। देखिए आपका पहला सवाल दिया गया है, हड़प्पा स्थित है कहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे कहते हो शुरुआत वाला सवाल यही होता है, हड़प्पा स्थित है कहाँ। दोस्तों सबको इसका जवाब पता होना ही चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर स्थित है क्या, हड़प्पा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 92 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम बार यानी कि प्रयोग प्रथम बार हुआ, यानी कि मानव जीवन ने सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता जब पढ़िएगा वहीं पे आपको ये सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि तांबा का है ना। तो तांबा का यूज मानव ने सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। प्रदेश मतलब समझ रहे हैं, स्टेट ही होता है, उसी को हम प्रदेश बोलते हैं। तो काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, डी, याद रखिएगा। ठीक है, डी, यानी कि ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में काली मिट्टी की अधिकता मिलती है, यानी कि महाराष्ट्र में भी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, और गुजरात में भी काली मिट्टी की अधिकता हमें देखने को मिलती है। आगे चले दोस्तों, तो 94 नंबर का सवाल देखिए क्या कहा गया है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है, किस प्रकार हमको वनों से यानी जंगलों से जो पेड़ पौधे होते हैं उससे हमें किस प्रकार की सहायता मिलती है। मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, या ऊपर लिखित सभी प्रकारों में। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ऊपर लिखित सभी प्रकारों से, यानी कि मिट्टी का कटाव रोकने में, यानी कि जो बाढ़ वगैरह आता है ना उस समय मिट्टी कट के काफ़ी मात्रा में कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उपजाऊ कम हो जाता है और वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। तो पेड़ हमें उस तरीके से भी रक्षा करता है, बाढ़ को भी रोक देता है और वर्षा में भी वृद्धि करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे तीनों सही है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 95 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, झारखंड में। ठीक है, झारखंड स्टेट में जो है सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, 96 नंबर का सवाल पूछा गया है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये सवाल, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, याद रखिएगा, पाणिनि, है ना। काफ़ी फेमस सवाल है, सब मेरे ख्याल से तो सबका जवाब इसका पता ही होना चाहिए, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए, 97 में पूछा गया है, पहला परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था, नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा या फिर हिरोशिमा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर, है ना, हिरोशिमा पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, 98 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका संगठन किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में जो है इसका संगठन हुआ था, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया फाइनली। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 99 नंबर में पूछा गया आपसे, पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी, याद रखिएगा, ब्राज़ील के हैं। ठीक है, ब्राज़ील आपका करेक्ट होगा, रोनाल्डो याद रखिएगा, ब्राज़ील के पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं, ब्राज़ील के। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 100 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है, जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से, भारोत्तोलन से, खेल कूद से, या फिर तीरंदाजी से। आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ए होगा, यानी शूटिंग से। ठीक है, शूटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध किससे है, शूटिंग से। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 101 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है, मेगास्थनीज भारत आया था किस काल में, ये आपसे पूछा गया है।
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में क्या हुआ था, मेगास्थनीज भारत आया था। चलते दोस्तों अगले सवाल पे 102 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अजंता की गुफाएं स्थित है, अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा सवाल को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। देखिए 103 नंबर का सवाल पूछा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध का जो जीवनी है ना दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। बुद्ध से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया, कहाँ पे उसने अपना उपदेश दिया, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे मृत्यु हुई थी, ये सब देख लीजिएगा। माता पिता कौन थे, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में जो है उन्होंने अपना प्रथम यानी कि पहला उपदेश दिया था, यानी प्रथम बार जो सीखा था ना, पढ़ाई किया था ना, उसका पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 104 नंबर का सवाल पूछा गया है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिल, है ना। तमिल जो है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 105 नंबर में पूछा गया आपसे, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। पिछले मॉक टेस्ट में भी ये सवाल आया था और काफ़ी फेमस सवाल भी है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, झारखंड में, है ना। झारखंड में जो है कोयले का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 106 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। ठीक है, मोनाजाइट की जो रेत होती है यानी बालू टाइप का जो होता है रेत, मोनाजाइट की रेत में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, थोरियम में। ठीक है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज निहित होता है यानी मिश्रित होता है, मिला हुआ होता है, थोरियम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 107 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि कांसीराम। ठीक है, कांसीराम। देखिए किस पार्टी के संस्थापक कौन थे या किसने किस चीज़ का स्थापना किया है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। लुसेंट के लास्ट में स्टैटिक जीके में दिया हुआ है। यदि आप भूलिएगा तो उसका एक जो है सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसके संस्थापक कौन थे, इसका सर एक ला दीजिए सेपरेट वीडियो। कमेंट आप लोग कीजिएगा ज़्यादा मात्रा में, तो हम बना देंगे उसका एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, टाइम मिलेगा तो। आइए दोस्तों, और टाइम आपके लिए निकाल भी लेंगे, जो कि आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि 3.8%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राइट आंसर ए लगेगा 3.8%। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 109 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल सी करेक्ट होगा, इसका याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, और 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ, जो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था। पिछले मॉक टेस्ट में आया था ये सवाल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे और लास्ट सवाल है। देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में जो है वर्गीकृत हम कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। संभावित के भी रूप में कर सकते हैं, विकसित स्टॉक के रूप में भी कर सकते हैं, या रिजर्व के रूप में भी हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए संस्थापक वाला तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला मॉक टेस्ट फिर से यदि अपलोड करें तो आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और यदि इससे पहले का मॉक टेस्ट आप नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, देख लीजिएगा, उसमें सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आप सभी वीडियो का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।